नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो सांकेतिक भाषा में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 44 स्थानों पर रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 70,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र किए वितरित। केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में हुई ये भर्तियां। प्रधानमंत्री ने G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। कहा, सभी के लिए समावेशी, सुदृढ़, न्याय संगत और स्थायी ऊर्जा की दिशा में काम करने का है प्रयास। भारत ने गैर जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को निर्धारित समय से 9 साल पहले ही किया हासिल। राजस्थान में महिला उत्पीड़न को लेकर भाजपा ने कांग्रेस की गहलोत सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान है नंबर 1। सवाल उठाने पर अशोक गहलोत ने अपने ही मंत्री को किया बर्खास्त। कहा, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में महिलाओं पर हुए अत्याचार पर मूक दर्शक बना रहा विपक्ष। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पार पहुंचा। 15 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर दर्ज, लगातार तीसरे हफ्ते में देखी गई बढ़ोतरी। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अत्यधिक बारिश होने की जताई संभावना। मौसम विभाग का पालघर के लिए रेड, तो वहीं मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट। तो चलिए अब हेडलाइंस के बाद खबरों में बात करेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के अंतर्गत आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 70,000 से ज्यादा नई भर्ती वाले लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता के तहत पीएम मोदी ने वर्चुअली माध्यम से ये नियुक्ति पत्र दिए। पूरे देश भर में 44 स्थानों पर रोजगार मेला आज आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले कुछ सालों में दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। इससे रोजगार के अवसर और सामान्य नागरिक की आय दोनों ही बढ़ेंगे। देखा है कि भारत सिर्फ 9 वर्षों में दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है, कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी आ जाएगा। टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचना ये भारत के असामान्य सिद्धि बनने वाला है। यानी हर सेक्टर में रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं और सामान्य नागरिक की आय भी बढ़ने वाली है। अपने संबोधन में आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय युवाओं के लिए दुनिया भर में संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। पीएम ने कहा कि युवाओं को इनका लाभ उठाने के लिए सशक्त करने हेतु सरकार बड़े पैमाने पर कदम उठा रही है। विकास योजना के तहत लगभग
1.5 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित कर रही है ताकि हमारे युवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो सके। आज देश भर में नए मेडिकल कॉलेज, नई आईटीआईज, नई आईआईटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाने का भी अभियान जोरों पर चल रहा है। 2014 तक हमारे देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज ही थे। पिछले 9 वर्षों में ये संख्या 700 से अधिक हो चुकी है। वहीं दिल्ली के मानिक शाह सेंटर में रोजगार मेले के तहत 150 युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्ति पत्र आज बांटे गए और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था केंद्र सरकार ने स्थापित की है, जिसका लाभ देश के प्रतिभावान युवाओं को मिल रहा है। प्रकार से सरकार में नौकरी का जो अवसर बिना भेदभाव के पारदर्शी व्यवस्थाओं से बिना कोई सिफारिश के देने का यह नया सिलसिला पिछले 9 वर्षों में शुरू हुआ है, उसको एक बार देश के मनोबल को बढ़ाने के लिए, देश में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी हम सबको मौका देते हैं कि हम सब मिलें। 44 लोकेशंस पे अलग अलग आज सब 70,000 से अधिक युवा युवती जो जुड़ रहे हैं सरकार में, जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है इस देश को आगे बढ़ाने का। गोवा में ऊर्जा पर G20 बैठक का आज अंतिम दिन है। 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और 8वीं मिशन इनोवेशन बैठक के साथ ही आज ऊर्जा पर मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा पर मंत्री स्तरीय बैठक को वीडियो संदेश के जरिए आज संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि भविष्य की स्थिरता, विकास के बारे में कोई भी बात ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। No talk about the future, sustainability or growth and development can be complete without energy. It impacts development at all levels, from individuals to nations. Friends, given our different realities, our pathways for energy transition are different. However, I firmly believe that our goals are the same. India is making great efforts in green growth and energy transition. इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए महान प्रयास कर रहा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। Has shown leadership in climate action. We achieved our non-fossil installed electric capacity target 9 years in advance. We have now set a higher target. We plan to achieve 50% non-fossil installed capacity by 2030. India is also among the global leaders in solar and wind power. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए G20 प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए आज कहा कि सभी को ग्रीन ग्रिड पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण के लिए एक जीवन शैली से प्रत्येक को जलवायु चैंपियन बनाएगी। Realizing the vision of interconnected green grids
can be transforming. It will enable all of us to meet our climate goals, stimulate green investment, and create millions of green jobs. I invite you all to join the Green Grids initiative, One Sun, One World, One Grid of the International Solar Alliance. और इसी बीच वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हर एक व्यक्ति जागरूक हो कि आपदा के समय उसे क्या करना है, कैसे आपदा से निपटना है। गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं या फिर स्वयंसेवी संस्थाएं, इनका एक बहुत ही अहम भूमिका होती है राहत कार्य में शामिल होना। कैसे प्रिपेयर्ड हो सकते हैं किसी भी आपदा के वक्त। आपदा प्रबंधन की जब हम बात करें कम्युनिटी बेस पे, तो महिलाओं की विशेष भूमिका होनी चाहिए। तो जो लोकल लोग हैं अगर वो सक्षम होंगे उस आपदा से निपटने के लिए, तो ही आपदा का असली मायने में प्रबंधन हो सकता है। आज का मध्य प्रदेश आपको बदला हुआ भोपाल दिखेगा, बदला हुआ इंदौर दिखेगा। कई पैमानों पर मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। प्रियंका जी कितना झूठ बोलती है, आज तो मैं हैरान रह गया। बोले 3 साल में 27 नौकरियां, 55,000 भर्ती अब तक हो चुकी है। 55,000 अभी अभी भर्तियां 1 लाख हो जाएगी 15 अगस्त तक। मणिपुर में जो घटना हुई और बंगाल में भी हुई, ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपके मन में क्या ख्याल आता है? केवल वेदना से नहीं, गुस्से से भी भरता है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हम लोगों ने कानून बनाया, दुराचार करने वाले को सीधे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। इस तरह की घृणित मानसिकता, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप बदला क्या स्त्री से लेंगे क्या? अरे हम लोग वो देश हैं जो नारी को पूजा करते रहे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये घटनाएं अत्यंत शर्मनाक है। और प्रधानमंत्री जी ने कितनी वेदना से कहा कि मैं क्रोधित भी हूँ और दुष्ट दंड पाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जी की आंखें जो है इस वक्त जो है मैं उनमें देख रहा हूँ कि वो भर आई हैं और उनकी आंखों में जो है पानी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राजस्थान सरकार महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कहा कि देश में दुष्कर्म के प्रति 22% मामले अकेले राजस्थान से हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की कुल 1,09,000 घटनाएं हुई। उन्होंने महिला अपराध को लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकार को भी घेरा। कांति धारीवाल जी क्या कहते हैं, जब महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई, अपराध की घटना हुई, तो उन्होंने कहा यह मर्दों का प्रदेश है और पूरे कांग्रेसी ठहाका मार के हंसते हैं मंत्री और विधायक और मजाक उड़ाते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बस राजस्थान नहीं जा सकती हूं। बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूं और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूं। लड़की हूं, राजस्थान नहीं जा सकती हूं और कोई महिला अपराध की आवाज उठाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह के उनका इस्तीफा करवा सकती हूं। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मणिपुर मामले में सरकार संसद में चर्चा के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष ने सदन में हंगामा कर चर्चा से इनकार किया है। ऐसे में विपक्ष का चर्चा से इनकार करना अचंभित करने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर का मुद्दा न केवल संवेदनशील है, बल्कि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है और विपक्षी नेताओं को इसकी जानकारी है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं करना चाहता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राजस्थान में महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर गहलोत सरकार की कड़ी आलोचना भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेहद चिंताजनक बात यह है कि कल राजस्थान राज्य के एक मंत्री ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बात की और उन्हें कांग्रेस द्वारा अनौपचारिक रूप से बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बारे में सच्चाई नहीं सुनना चाहती।
कल आप सबने देखा होगा देश की संसद में बार बार सरकार मणिपुर के संदर्भ में चर्चा चाह रही थी। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने चर्चा से इनकार कर दिया, ये जानते हुए कि ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा और मणिपुर में कुछ विषयों से संबंधित है। विपक्ष का चर्चा से इनकार करना हम सबको अचंभित करता है। कल ही ये खबर आई कि राजस्थान में कांग्रेस के एक नेता ने जब राजस्थान में बढ़ते महिला उत्पीड़न के संदर्भ में एक बयान जारी किया तो ऐसे कांग्रेस के नेता के बयान पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने अपने उस नेता को बर्खास्त कर दिया। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल में महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर ममता सरकार की भी कड़ी आलोचना की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मालदा से एक वीडियो आ रहा है जहां 2 दलित महिलाओं को पीटा जा रहा है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के दौरान लोगों की हत्याओं पर मूक दर्शक बनी हुई है क्योंकि वो टीएमसी के साथ सहयोग की भूखी है। आप सबको ज्ञात है कि समाचार आ रहा है कि पश्चिम बंगाल मालदा जिला में किस प्रकार से 2 दलित महिलाओं को बेरहमी से न सिर्फ मारा गया बल्कि उनको वस्त्रहीन किया गया। इस पर भी कांग्रेस की चुप्पी इसलिए है क्योंकि वो टीएमसी के साथ सत्ता के गठबंधन में लिप्त हैं। कांग्रेस सच सुनना नहीं चाहती, कांग्रेस सच को स्वीकार नहीं करना चाहती और बंगाल में जो खून का खेल हो रहा है वो कांग्रेस सत्ता के लालच में देखना नहीं चाह रही। भारतीय रेलवे ने सामान्य टिकट पर यात्रा कर रहे लोगों को राहत देते हुए सामान्य बोगियों के सामने बेहद कम कीमत वाले भोजन पर उपलब्ध कराने की अनूठी पहल की है। ये भोजन IRCTC से जन आहार नाम से उपलब्ध होगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, नागपुर, पुणे, मनमाड, खंडवा, भुसावल, सोलापुर, शिरडी, कुर्दुवाड़ी और कलबुर्गी स्टेशन पर यह सेवा शुरू की जा चुकी है, जबकि बाकी अन्य स्टेशनों को भी चिन्हित किया जा रहा है। जो जनरल कोचेस हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, प्लेटफॉर्म के दोनों छोर पे, तो वहाँ पे हमने स्टॉल्स खोले हैं जो हमारे जनता खाना, जन आहार और रिफ्रेशमेंट रूम्स है IRCTC जो चलाते हैं, उनके जो वेंडर्स हैं वो प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। प्लेटफॉर्म के दोनों छोर पे, इंजन के पास वाला कोच और जो आखिरी का डब्बा रहता है गार्ड के पास वाला कोच, दोनों कोचेस में वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा स्टॉल खोला है, टेबल कुर्सी वगैरह लेके, और वहाँ पे 2 टाइप के हमने खाना वहाँ पे प्रोवाइड किया है, एक 20 रुपये का खाना और एक 50 रुपये का खाना। वहीं देश के कुछ हिस्सों में मानसून इस वक्त अपने चरम पर है। पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में बारिश के कारण जान माल का भी काफी नुकसान हुआ है। खराब मौसम ने महाराष्ट्र के कई इलाकों पर प्रभाव डाला। यवतमाल में हो रही लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की भी स्थिति देखी गई और कई लोगों के घरों में पानी भी घुस गया। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में शुक्रवार देर रात मूसलाधार बारिश के बीच पुरोला में बादल फटने से छाड़ाखड्ड और कमल नदी उफान पर है। खड्ड का जलस्तर बढ़ने से कोट रोड के भवन खतरे की जद में आ गए। बड़कोट तहसील में गंगनानी के पास यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग मलबे से अटक गया है, जहां घटना के बाद SDRF और अग्निशमन की टीम रात को ही राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मुख्य बाजार लेह में रात के दौरान अचानक से आई बाढ़ ने दुकानों और अन्य आवासीय संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया। बादल फटने से कई गांव प्रभावित हुए। वहीं पानी और मिट्टी रिहायशी इलाकों और मुख्य बाजार की ओर आ गई, जिससे लोगों को रात के समय अपने घर छोड़कर सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रामबन में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हुआ।
जिसके बाद एजेंसियां राहत और बचाव के काम में जुट गईं। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में जल स्तर में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। और अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां बारिश को लेकर मौसम विभाग के उप निदेशक बोईलाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के अधिकतम हिस्सों में बारिश हुई। अगले 24 घंटों के लिए भी प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई है, जिसमें जिला सिरमौर में रेणुका में 195 mm रेनफॉल हुई है और पछाड़ में 103 mm हुई है। उसके अलावा सोलन में 86 और सुंदरनगर मंडी में 87.7 mm हुई है और शिमला में भी हैवी रेनफॉल हुई, जिसमें रोड 70 mm हुई है। और आने वाले 24 घंटों आने वाले दिनों में 24 घंटे के लिए प्रदेश में ऑरेंज वार्निंग दे दी गई है, जिसमें जिला चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर में भारी वर्षा होने की संभावना है। और आने वाले दिनों में इस हफ्ते में प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और 23 और 24 तारीख को येलो वार्निंग दी गई है और 25-26 को ऑरेंज वार्निंग प्रदेश में दे दी गई है। और इसी बीच खबरों में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां अधिकारियों ने तस्करी कर ले जाई जा रही विदेशी मुद्रा की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। विभाग के अधिकारियों को जांच के दौरान ताजिकिस्तान मूल के 3 नागरिकों के पास से $7,20,000 और €4,66,200 बरामद हुआ है। इनकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। फिलहाल तीनों तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कस्टम विभाग ने नोटों की ये खेप 21 जुलाई को टर्मिनल 3 से बरामद की। कस्टम विभाग के अफसरों ने बताया कि आरोपियों को तब रोका जब वो इस्तांबुल के लिए उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ रहे थे। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि नई दिल्ली में एयरपोर्ट के सीमा शुल्क अधिकारियों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 3 ने 21 जुलाई को 3 ताजिकिस्तान के यात्रियों के खिलाफ भारत के किसी भी हवाई अड्डे से विदेशी मुद्रा की तस्करी का सबसे बड़ा मामला दर्ज किया। विदेशी मुद्रा सामान में रखे जूतों के अंदर छिपी हुई पाई गई थी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर $600 अरब के पार हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार 15 महीने के अपने उच्चतम पर पहुंच गया है। 14 जुलाई 2023 को खत्म हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार $12.74 अरब के इजाफे के साथ $609 अरब पर जा पहुंचा। आरबीआई ने डाटा जारी कर ये जानकारी दी। ये लगातार तीसरा हफ्ता है जब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। इससे पहले 7 जुलाई 2023 को खत्म हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में $1.23 अरब का इजाफा देखने को मिला था।
वहीं 30 जून 2023 को खत्म हुए सप्ताह पर विदेशी मुद्रा भंडार 1.85 अरब डॉलर रहा था। आरबीआई डाटा के अनुसार विदेशी करेंसी एसेट्स 11.198 अरब डॉलर के उछाल के साथ 540.16 अरब डॉलर पर आ चुका है। सोना रिजर्व में भी 1.13 अरब डॉलर का इजाफा देखने को मिला। गोल्ड रिजर्व 45.19 अरब डॉलर पर आ गया। वहीं एसडीआर 18.48 अरब डॉलर रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। दरअसल उन्होंने एडमिरल लीसा फ्रेंचिटी को नौसेना का नेतृत्व करने के लिए चुना है। इस फैसले के बाद से ही एडमिरल लीसा अमेरिका की पहली महिला बन गई हैं जो नौसेना का कार्यभार संभालेंगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन की इस फैसले से पेंटागन के अधिकारी भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि नामांकन एडमिरल सैमुअल पापारो को मिलेगा, जो प्रशांत क्षेत्र में नौसेना का नेतृत्व करते हैं और जिनके पास चीन से बढ़ती चुनौती से निपटने का अनुभव भी है। लेकिन बाइडेन को शायद कुछ और ही मंजूर था। और अब बात खेलों की। सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में फाइनल में अपनी जगह बना ली है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चीन के लियांग वेईकेंग और वेंग चैंग की जोड़ी को 21-15, 24-22 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।